पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 15 मिनट में 40 क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं आंसर इन वन वर्ड के। ये है पार्ट 2 और इसमें भी हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे कम से कम समय में। आंसर इन वन वर्ड फिलिप्स के लिए यूजफुल होता है। फिलिप्स का वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है और ये सारे क्वेश्चन आंसर राइटिंग में भी काफी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि यही पॉइंट तो बना के आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हो ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए करेंगे वीडियो शुरू और बढ़ेंगे हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये कहता है कि वो कैपिटल जो शेयर्स को इशू करके हम रेज करते हैं उसे क्या बोला जाता है। देन द आंसर इज शेयर कैपिटल। कोई भी एक शेयर होल्डर जब अप्लाई करता है शेयर के लिए तो उसके द्वारा सबसे पहले जो पैसा पे किया जाता है उसे क्या बोला जाता है। देन द आंसर इज एप्लीकेशन मनी। फिर अगर एक पब्लिक कंपनी को फॉर्म करना है, शुरू करना है, तो कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होगी? 7 सदस्यों की। और मैक्सिमम नंबर कितना होगा? अनलिमिटेड। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एक प्राइवेट कंपनी की, तो यहां कम से कम 2 सदस्यों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें कितने सदस्यों से ज्यादा नहीं हो सकते। देन द आंसर इज 200। एक प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। What is the amount payable at the time of allotment of share is called? तो शेयर को अलॉट करते समय जो पैसा दिया जाता है उस पैसे को बोला जाता है अलॉटमेंट मनी। What is the term for unpaid portion of called up amount on shares? तो ऐसा पैसा जो फंस गया है, जो शेयर्स में शेयर होल्डर पेबैक नहीं कर रहे, मान लो 10 रुपए में 6 रुपए दे चुके हैं और 4 रुपए नहीं दे रहे हैं, तो ये जो 4 रुपए हैं ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे कॉल्स इन एरियर्स। इन्हें बोला जाता है कॉल्स इन एरियर्स, और अपनी भाषा में बोलता है भाई का पैसा फंस गया। ठीक है, लेकिन यहां नहीं होता, कंपनी 1.5 कहानी होती, लंबी कहानी है, वो सब छोड़ो, इसे पढ़ो। What is the capital that is mentioned in memorandum of association? तो अगर हम बात करें वो पैसा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? थ्योरी वाला वीडियो देख चुके तो फिर तो कोई परेशानी ही नहीं होगी। नियम कानून की किताब, वहां कौन सा पैसा कंपनी जितना रेज कर सकती है वो लिखा होता है। द अमाउंट द कंपनी कैन रेज, मैक्सिमम अमाउंट, इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। तो यहां पर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ अमाउंट होता है वो कहलाता है ऑथराइज्ड कैपिटल। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वो पैसा जो रिसीव किया जाता है एक कंपनी के द्वारा, और ये पैसा भेजता कौन है? शेयर होल्डर्स। इस तरीके की धनराशि को क्या कहा जाएगा? Subscribed capital. The amount that has been paid by shareholders to the company is called subscribed capital. Next one. What is the term for capital that is actually paid by shareholders? तो इसका आंसर है पेड अप कैपिटल। वो पैसा जो शेयर होल्डर पे कर चुके हैं, इस केस में ये 6 रुपए पे कर चुके हैं तो पेड अप, और जो पे नहीं किए हैं तो वो कॉल्स इन अरियर्स। व्हाट इज द टाइप ऑफ शेयर दैट डू नॉट हैव एनी स्पेशल प्रेफरेंस? ऐसे कौन से शेयर होते हैं जिनका कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं होता? तो प्रेफरेंस वाले शेयर, नेपोटिज्म वाले शेयर होते हैं प्रेफरेंस शेयर। इसके बाद बचती है एक कैटेगरी, एंड द आंसर इज इक्विटी शेयर्स। तो जिनका कोई प्रेफरेंस नहीं होता, जो आम जनता की कैटेगरी में आते हैं, वो कहलाते हैं इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ लोन टेकन बाय अ कंपनी कॉल्ड? एक कंपनी के द्वारा जो लोन लिया गया है उसका एक्नॉलेजमेंट क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा, कहां डेट रेज होती है हमारे चैप्टर के हिसाब से हम क्या पढ़ रहे थे? डिबेंचर। जनता से लोन ले लिया कंपनी ने, उसी को एक्नॉलेज करना मतलब मान लेना, और रिटर्न में मानना मतलब डिबेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
कि जो डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? आंसर इज फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, क्योंकि डिबेंचर में क्या होता है, इंटरेस्ट फिक्स होता है, इसीलिए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। और हमेशा डिबेंचर के आगे शब्द भी लिखा होता है, क्या 8% डिबेंचर, 9% डिबेंचर, तो वो क्या होता है, वही तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है। ऐसे डिबेंचर जिनकी सिक्योरिटी नहीं होती अगेंस्ट दी एसेट, ऐसे डिबेंचर क्या कहलाएंगे? अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अब अनसिक्योर्ड क्यों है? क्योंकि भैया यहां पर कल को कंपनी चली गई तो एसेट्स के अगेंस्ट चार्ज नहीं मिलेगा होल्डर्स को, इसलिए अनसिक्योर्ड। और अगर इसी में बोला जाए कि ये सिक्योर्ड होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा सिक्योर्ड डिबेंचर्स। और अगला क्वेश्चन यही था। मूविंग ऑन, व्हाट इज द मेथड ऑफ रीपेइंग डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड? अगर इंस्टॉलमेंट में दिए जा रहे हैं डिबेंचर्स तो इसकी जो मेथड है वो क्या कहलाएगी? इसे बोला जाता है सिंकिंग फंड मेथड। अगेन ये बिटवीन द लाइंस का क्वेश्चन है। ऐसे डिबेंचर्स जिनको इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है इनका नाम क्या होता है? सिंकिंग फंड मेथड। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द अकाउंट यूज्ड टू क्रिएट अ रिजर्व फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर? तो डिबेंचर के रिडेम्पशन के लिए कौन सा रिजर्व बनाया जाता है? देन द आंसर इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। यहां पर बनाया गया रिजर्व कहलाता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ऐसे डिबेंचर जो कि कन्वर्ट किए जा सकते हैं शेयर में, ऐसे शेयर कहलाते हैं क्या? आंसर इज कन्वर्टेबल शेयर। अगर आपने मेरा थ्योरी वाला वीडियो देखा हुआ है तो बहुत मजे आ रहे होंगे अटेम्प्ट करने में, और अगर इनकेस नहीं भी किया है तो सिंपल सी बात है, ऐसे शेयर जिन्हें कन्वर्ट किया जा सके शेयर में तो कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर में, और अगर नहीं किया जा सकता तो नॉन कन्वर्टेबल शेयर। What is the term for debenture issued at a price lower than the face value? फेस वैल्यू से कम में इशू किए गए हैं डिबेंचर तो बोले जाएंगे डिस्काउंटेड डिबेंचर, वो कहलाएंगे डिस्काउंटेड डिबेंचर। फिर ऐसे डिबेंचर जो इशू कर दिए जाते हैं विदाउट अ चार्ज ऑन कंपनी एसेट। ओके, क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द रेशियो दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज? करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के बीच में जो रेशियो रिलेशनशिप दिखाता है उसे बोला जाता है करंट रेशियो। करंट रेशियो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो दैट मेजर्स द एबिलिटी, इंपॉर्टेंट है ये, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन मतलब कम समय में पैसा पे करना है, तो ऐसा क्या है जो कंपनी की मदद करेगा किसको? उस शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पूरा करने में। तो भैया शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस पे कर पाओगे या नहीं, इसका रेशियो मेजर करता है कौन? लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब ये है लिक्विडिटी रेशियो ज्यादा है तो आप अपनी शॉर्ट टर्म की जो ऑब्लिगेशन उन्हें जल्दी पूरा कर लोगे, और अगर नहीं है तो नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो दैट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ डेट टू इक्विटी? तो यहां अगर हम इसकी बात करें तो इसे बोला जाता है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट, what is that ratio that measure the efficiency of inventory management? then the answer is इन्वेंट्री सही चल रही है या नहीं, ये रेशियो कौन बताएगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। वो कौन सा रेशियो है जो इंडिकेट करता है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट टू रेवेन्यू? रेवेन्यू के मुकाबले आपका परसेंटेज कितना रहा है नेट प्रॉफिट का, ये कौन सा रेशियो बताएगा? तो इसका आंसर है नेट प्रॉफिट
रेशियो। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट वन कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स into 100. What is the ratio that measure the return earned on shareholder fund? शेयर होल्डर्स के जो फंड है उसमें जो पैसा हमें रिटर्न मिलता है उसके लिए कौन सा रेशियो रखा गया है? देन द आंसर इज रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी। What is the ratio that shows the relationship between cost of goods sold, that is COGS, याद रखना इसके लिए COGS भी लिख देते हैं, COGS, and sales। तो कौन सा रेशियो रिलेशनशिप दिखाएगा बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेल्स? एंड द आंसर इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। What is the formula for debt to equity ratio? और debt to equity ratio की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला से टोटल डेट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। टोटल डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड या शेयर होल्डर्स इक्विटी, जो चाहो आप लिख सकते हो। What is the ideal current ratio? तो कौन सा करंट रेशियो ऐसा है जो आइडियल माना जाता है कि एक कंपनी के लिए अच्छा होगा? तो एक आइडियल करंट रेशियो होता है 2:1। What is the financial statement that shows cash flows, that is inflows and outflows? तो भैया कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो वो दिखाता है जो आपके चैप्टर का भी नाम है, और वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। व्हाट आर द कैश फ्लो फ्रॉम डेली बिजनेसेस ऑपरेशन कॉल्ड? दैनिक बिजनेस की जो गतिविधियां हैं उसके द्वारा जनरेट किए गए कैश फ्लो क्या कहलाएंगे? आंसर इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो वो कहलाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैश फ्लो रिलेटेड टू परचेस ऑफ एसेट? अगर आप एसेट खरीद रहे हो तो इससे रिलेटेड जो कैश फ्लो होने वाला है, कुल मिला के आप एसेट खरीदो या एसेट बेचो जो लॉन्ग टर्म है, तो ये किससे संबंधित होता है? तो इसका आंसर है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आप क्या कर रहे हो? एसेट भैया इन्वेस्टमेंट ही तो है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। What is the cash flow related to issuing shares and debentures called? अगर आप शेयर इशू कर रहे हो, डिवेंचर इशू कर रहे हो, तो इससे संबंधित जो एक्टिविटीज हैं ये एक्टिविटीज क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देन व्हाट इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट से संबंधित अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इससे संबंधित है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नेट कैश फ्लो? अगर आपको ये पता करना है कि नेट कैश फ्लो कितना रहा है तो इसका फॉर्मूला कहता है कैश इनफ्लो माइनस कर दो कैश आउटफ्लो, और हमारी भाषा में बोले तो जितना आया उससे हटा दो जितना गया, तो बचेगा नेट कैश फ्लो। What is the section of the cash flow statement that include dividend paid? कैश फ्लो स्टेटमेंट का कौन सा ऐसा सेक्शन है जो हमें ये बताएगा कि कितने डिविडेंड पे किए गए हैं? तो ये हिस्सा कहलाएगा किसका? आंसर इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। किसका? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, क्योंकि जो हम पैसा पे कर रहे हैं डिविडेंड के तौर में वो कहीं ना कहीं फंड्स रेज करने की वजह से ही तो हुआ है। देन व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड दैट स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट?
एंड द आंसर इज इनडायरेक्ट मेथड। हम जो पढ़े हैं ना 12th में, वो इनडायरेक्ट मेथड ही है। दो मेथड होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। व्हाट इज द एक्टिविटी दैट इंक्लूड इशूइंग शेयर फॉर रेजिंग कैपिटल? एंड द आंसर इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हम शेयर इशू करके जो पैसा लेकर आ रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। इसी शेयर का हमने डिविडेंड पे करा था, तो वो भी कौन सी एक्टिविटी थी? फाइनेंसिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट इंक्लूड पेमेंट ऑफ डिविडेंड? ओके, अगेन ये वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। मूविंग ऑन, व्हाट इज द स्टेटमेंट दैट रिप्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी देने वाला स्टेटमेंट क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको कंपनी के बारे में जानकारी दे रही होती है। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के बारे में बता रहा होता है? तो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है बताएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो याद रखना, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बैलेंस शीट बताएगी। परफॉर्मेंस कैसी रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताएगा। देन इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि वो कौन सा शेड्यूल है, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि यहां पर आपको देखने मिलेंगे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन अ बैलेंस शीट। व्हाट इज द नेम ऑफ शेड्यूल दैट कंटेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ बैलेंस शीट? एंड द आंसर इज शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। आपको ये देखने मिलेगा शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट दैट इंक्लूड शेयर होल्डर्स इक्विटी? बैलेंस शीट का वो कौन सा सेक्शन है जिसमें आपको शेयर होल्डर्स इक्विटी देखने के लिए मिलती है? तो ये आपको देखने मिलेगी मेन सेक्शन इक्विटी एंड लाइबिलिटी में। देन व्हाट इज द नेम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज कैश ट्रांजैक्शंस? कैश ट्रांजैक्शन कहां पर शो होते हैं? तो ये होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। नेक्स्ट, व्हाट इज द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ कंपनी? तो इसका आंसर है इनकम स्टेटमेंट। ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी की प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानकारी देता है उसे ही बोलते हैं इनकम डॉक्यूमेंट, और यही बेटा जाना जाता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के नाम से। व्हाट इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात अगर करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, और शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल है 3। What is the heading under reserve and surplus are shown in the balance sheet? रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग में आपको क्या देखने मिल जाएगा बैलेंस शीट में? तो इसका आंसर है लाइबिलिटीज सेक्शन। तो ये सीधी सीधी बात है, कौन सा सेक्शन है ये? लाइबिलिटीज सेक्शन, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट जो शुरू होती है वो इसी से शुरू होती है और वहीं पर आपको देखने मिलती है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। Talking about the last question, what is the financial statement that include information about revenue and expense? तो अगेन अगर रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की भी बात की गई है तो ये बात की गई है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, तो उसे भी जाना जाता है किस नाम से? इनकम स्टेटमेंट से। तो ये था पार्ट 2। यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया है पॉसिबल आंसर इन वन वर्ड के सारे क्वेश्चन। फिलअप्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। बहुत ही जल्दी मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में ताकि आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकूं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। माय नेम इज मानव, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।